बीएससी पार्ट वन के पेपर वन में हम जो यूनिट टू कर रहे थे उसमें हमने भी पिछले लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के किए थे, जिसमें एक तो था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई संकुचन, और काल वृद्धि टाइम डायलेशन। नाउ एक ये इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो हमारे कोर्स में भी है, और वो है माइकलसन मॉर्ले का। पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के राउंड चक्कर काटती है और इसकी जो स्पीड है उसमें वो किसी माध्यम में ऐसे चलती है जैसे कि किसी भी ग्लिसरीन या इस तरह के जो विस्कस मीडियम है उसके अंदर जो बॉल छोड़ दें तो उस तरह से वो फ्लोट करती है उस माध्यम में। तो इसको लेकिन जब आइंस्टाइन का थियोरी आई तो उसको मान्य करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये जो सी जो है वो उसकी स्पीड जो है वो सभी दिशाओं में समान रहे। अगर ईथर होता है तो उसकी स्पीड दो दिशाओं में कम हो जानी चाहिए, लाइट की किसी भी दो दिशा। अगर परपेंडिकुलर लें तो पूरा असर होना चाहिए। और दूसरी ये चीज़ कि क्या ईथर रहता है या नहीं रहता है, ये इसके साथ ही लिंक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर इसकी अवधारणा नहीं हो कि ईथर कोई चीज़ नहीं होती तो हमारे लिए ये सिद्ध करना कि प्रकाश जो है वो दोनों दिशाओं में समानांतर भी और उसके लंबवत भी दिशा में वो जो है वो उसका मान समान रहे। तो इसको प्रूव करने के लिए ऐसी चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट जो है वो माइकलसन मॉर्ले किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट के साथ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम फिट्ज़कार्ट्स का संकुचन कहते हैं, फिट्ज़कार्ट कॉन्ट्रैक्शन। और उसने इसको जस्टिफाई किया इस प्रयोग को और ये कहा कि नहीं, ये जो हमें प्रतीत होता है कि ये ऐसा खिंच के चल रहा है वो उस लंबाई संकुचन के कारण होता है। तो इसको समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि यहाँ पे एक स्रोत है, इस फिगर को ध्यान से देखें, एस नाम का। यहाँ से एक प्रकाश का पुंज जो है बीम निकलती है लाइट की, और ये जाके एक ऐसी ग्लास प्लेट पे लगती है जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो ये आर पार जो है दोनों तरफ से इसमें लाइट जो है वो पास भी हो सकती है और इससे वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है लाइट। तो जो भी लाइट जाएगी वो उसके ऊपर वो एक तो इससे जिसको अगर 45 डिग्री पे रखें तो एक तो ये सीधी चली जाएगी, और इसको यदि एक हम मिरर रख दें M1 नाम का तो वहाँ से ये लौट के वापस आएगी। एक तो ये, दूसरा ये इससे रिफ्लेक्ट होके अब ये क्योंकि स्लांट करके रखा हुआ है तो ये इसके परपेंडिकुलर दिशा M1 जो रखा हुआ है उसके, तो PM1 के अभिलंब जो है वो परपेंडिकुलर दिशा भी जाएगी PM2, और M2 जो है वो भी एक मिरर है। तो लाइट जो जाएगी M1 पे वो वापस रिफ्लेक्ट होगी, और जो M2 पर जाएगी वो भी वापस लौट के आएगी। और जब ये दोनों लौट के आएंगी तो अगर कोई एक प्रेक्षक जो बैठा है O' पे, तो ये जो प्रेक्षक है इन दोनों के बीच में अंतराल को मापन कर सकता है। अगर कोई ईथर हो तो उस केस के अंदर दोनों के मान अलग अलग आने चाहिए। तो समय अंतराल जो है वो होना चाहिए, इसमें आना चाहिए। और अगर c नहीं बदलता प्रकाश का वेग और उसका ईथर नहीं है कोई, जैसा कि निर्वात में होता है, तो वो कोई भी समय अंतराल मेजर नहीं करेगा ना। इसको समझने के लिए हम व्यतिकरण पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में हमने ये देखा कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पथांतर, वो और फेज डिफरेंस, फेज जो डिफरेंस होता है कालांतर, वो होता है आपके 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो
फेज़ डिफरेंस जो है वो रिलेट करता है हमारे टाइम्स को। तो टाइम का अंतराल हमें फेज़ का डिफरेंस देता है, और तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो यदि इस केस में हमें कोई पाथांतर प्राप्त होता है तो वो हमें फेज़ डिफरेंस भी देगा, और अगर नहीं प्राप्त होता है तो हमें फेज़ डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब दोनों में m1 और m2 से लौटने पर भी हमें सेम ही फेज़ में रहे और कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आया। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है इसमें। एक तो c का मान समान रहता है सभी दिशाओं में, और ईथर का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ p एक ग्लास प्लेट है जैसा नॉर्मल होती है, और इससे एक लाइट जाएगी, लौट के आएगी, और दूसरी दिशा में जाएगी m2 में परपेंडिकुलर जो है इसके, और वो भी लौट के आएगी। ना ये दोनों दिशाओं में कैसे करें, तो मान लीजिए ये v जो है इसकी स्पीड है, जो सापेक्ष गति, और अगर ईथर होता तो ऐसा कुछ, तो यहाँ जो v है वो पृथ्वी की गति है। तो हम ऐसा माने कि भाई ये इसके रिलेटिव चल रही है, तो v जो है वो पृथ्वी की गति है। तो c जो है स्पीड ऑफ लाइट है जो s से निकली, तो एक दिशा में पैरेलल जो है c माइनस वी होगा जैसा नॉर्मल होता है, और जब लौट के आएगा तो c माइनस ऑफ माइनस वी करेंगे तो c प्लस वी लौटने वाली हो गई इसकी, जब रिफ्लेक्ट होने के बाद। और इसी तरह जब हम इसका गैलीलियन रूपांतरण करें तो ये पाएंगे कि v डैश x डैश 0 है, और vx माइनस वी जो है वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर ये गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार तो यहाँ कुछ होना नहीं है इस तरह से। तो सापेक्षता में तो आइंस्टाइन का भी हमें कंसेप्ट नहीं लगाना है, तो इसमें vx जो है वो v के बराबर ही है। और v बाई डैश क्योंकि उसमें एक बार नहीं है कोई प्रोसेस, तो ये 0, और ये b डैश z डैश 0, और y में जो v डैश रहेगा। तो v डैश जो है वो हमारा vy हो गया, और क्योंकि उस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, लाइट जो है पहले तो x दिशा में ही प्रोपोगेट कर रही है, तो चल रही है, तो v स्क्वायर जो है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये एक फ्रेम का, और ये v स्क्वायर प्लस, क्योंकि vx v के बराबर है तो v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे v डैश स्क्वायर जो है वो v स्क्वायर कैपिटल माइनस v स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस जो कैपिटल v है उसको हम ये माने कि प्रकाश है जैसा बताया इस एक्सपेरिमेंट में, तो वो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, और इससे जो ऊपर y वाली दिशा है उसके अंदर जो है वो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से रहेगा। तो इस दिशा में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल अंडर रूट उसकी वैल्यू रहेगी। और जैसा बताया कि वेग क्या होगा p से m1 में तो c माइनस वी, और m1 टू p वापस लौटने पर c प्लस वी, और p टू m2 और m2 टू p जो करेंगे वो एक ही मान रहेगा, क्योंकि उस y दिशा में उसका मान फिक्स है। ओ डैश के लिए जो प्रेक्षक है वो क्या समय मेजर करेगा, जैसा कि वहाँ पे, तो वो मेजर करेगा नॉर्मली समय को कैसे निकालते हैं हम, तो स्पीड निकालते हैं दूरी बटा समय। यहाँ पे हमें दूरी टाइम लिखना है, तो ये हो जाएगा लंबाई डिवाइड बाई सी, वो वैल्यू जो भी है स्पीड की। तो यहाँ पे जो x दिशा में जिसमें m1 रखा हुआ है पैरेलल, उसमें l डैश और अपॉन c माइनस वी, और प्लस l डैश अपॉन c प्लस वी, दोनों समय जो लगा जाने में और आने में, तो 2l डैश c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और 2l डैश अपॉन c 1 माइनस। इसी तरह t2 जो परपेंडिकुलर वाली दिशा है लंबवत, उसके लिए होगा, अगर वहाँ से P से m2 की दूरी l है और इधर भी P से m1 की दूरी l है, तो 2l डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 2l डैश अपॉन c 1 माइनस वी। तो ये, लेकिन इसमें अब अगर इक्वेशन देखें तो t पैरेलल की इक्वेशन में तो न्यूमरेटर तो सही है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर वाली दिशा में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। तो टी पैरेलल और टी परपेंडिकुलर जो है वो में अंतर है, डिफरेंट हैं दोनों।
तो इसके हिसाब से अगर समय अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पे जैसा बताया व्यतिकरण में होता है, हमें फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। तो इसके अंदर फ्रिंज आपको मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पथांतर हो गया। जब फेस का डिफरेंस हो गया तो पथांतर भी होगा। तो अब इसको रिवर्स करें तो हमें पथांतर जो है वो प्राप्त होना चाहिए, और जब पथांतर होगा तो वो नेचुरली उनकी फ्रिंजेस जो बनेंगी उनके अंदर हमें वो फ्रिंज दिखनी चाहिए। तो लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया माइकलसन मोरले द्वारा तो कोई इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं प्राप्त हुई। और कैसे नहीं हुई उसका ये एक्सप्लेनेशन है, इसको हम उसी से निकाल लें। जैसे प्रयोग में हम इसको टी पैरेलल को लेते हैं 2l डैश बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और टी परपेंडिकुलर को लेंगे 2l डैश बाई सी 1 प्लस, अब आप इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से खोल दें तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था वो 1 प्लस हो जाएगा और इधर प्लस हाफ हो जाएगा। अब समय अंतराल इसका फाइंड आउट कर लें कि दोनों दिशाओं में अगर है तो कितना होगा। तो 2l डैश बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, और इससे डेल्टा टी जो है वो 2l डैश बाई सी वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर आ जाएगा और l डैश वी स्क्वायर बाई सी क्यूब हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो है वो c डेल्टा टी होगा। तो इससे जो वैल्यू आ गई l डैश वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गई, और यदि इसको 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो हमें लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स दी पाथ लेंथ जो भी है, पाथ डिफरेंस आया है तो हमारे 2l डैश बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको हम क्योंकि जैसे बताया वो n लेमडा के बराबर होता है, वहाँ पे कंडीशन है व्यतिकरण में अगर हमें कंस्ट्रक्टिव या और अगर वो ख़त्म हो रहा है मतलब ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं तो हमें n लेमडा है, और नहीं तो n लेमडा बाई 2 है। तो ये जो वैल्यू है इसमें n जो है वो हमें प्राप्त होगा, जो नंबर फ्रिंजेस का वैल्यू है वो, तो 2l डैश बाई बी स्क्वायर बाई, तो ये ऑर्डर हमारा कितना आ रहा है 0.37, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें एक फ्रिंज तो दिखना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कोई फ्रिंजेस हमें नहीं दिखी, तो फर्स्ट ऑर्डर भी इसके अंदर नहीं आया। इसको सॉल्व करने के लिए फिटकार्ड ने सजेस्ट किया कि इसके अंदर आप इसको जो वास्तविक संकुचन है जैसा कि हम लेते हैं वहाँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में वैसा ही लिखें। तो L फॉर L डैश टी डैश में लिखें टी डैश 2l डैश बाई सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसी तरह टी परपेंडिकुलर के लिए भी वही लिखें 2l डैश बाई सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो पैरेलल में जो टर्म आ रही थी डिनोमिनेटर में वो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर थी, जो अब अंडर रूट उसने लिखी, और जब ये लिखा तो और उसका बायनोमियल एक्सपेंशन किया तो उससे जो लेंथ का जो आ रहा है दूरी pm वो l डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। और यही जो इक्वेशन है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है कि यदि कोई स्पीड से जाता है रिलेटिव टू c तो प्रकाश के वेग से सापेक्ष, तो ये हमें लेंथ देगा ऑब्जर्वर ओ की दृष्टि इधर से। तो ओ डैश के लिए उसको PM1 और PM2 बराबर दिखेंगे, और ओ को जो है वो उसकी लंबाई में परिवर्तन दिखेगा, और ये इसका कारण क्या है कि c का मान हमें दोनों फ्रेम्स में सही समान है। तो ईथर की अवधारणा इसको प्रूव करी कि ये नहीं होता है ऐसा, और दूसरा c का मान नियत रहता है।